अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में एक पोयम है हक्की हारुतिदे नोडिदीरा, जो कि दूसरा पोयम है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में। तो इस पोयम को ऑलरेडी पिछले पार्ट 1 क्लास में यानी पहली क्लास में इसी चैनल पर जो है कंप्लीट पोयम रीडिंग, इंट्रोडक्शन और वर्ड टू वर्ड पोयम को मैं समझा करूं। तो उसका आज उसी पोयम का जो पार्ट 2 कर रहा हूँ। तो आगे वाला उसका ऑथर पोएट का इंट्रोडक्शन और आशय पदगढ़ अर्थ है तमाम चीज़ें आज मैं करने वाला हूँ और एक्सरसाइज भी करने वाला हूँ। तो तुम्हें पेज नंबर 52 पुटದ संख्या 52 निकाल लिया तो तुमने इसमें मिल जाता है। तो हक्की हारुतिदे नोडिदीरा, इस पोयम को ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में मैं एक्सप्लेन करके हूँ, तो उस वास्ते अब दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो उसका आगे वाला मेन है कृतिकारर परिचय यानी पोएट का इंट्रोडक्शन। तो पोएट का इंट्रोडक्शन आज हमें सीखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम और टेस्ट के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कृतिकारर परिचय यानी पोएट का इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ। तो इन्हों है दरा बेंद्रे, तो पिक्चर में तुम्हें देख सकते हैं, इनका फुल नाम है दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। तो इन्होंने जो है लेसन इस नज़म को हक्की हारुतिदे नोडिदीरा, इस नज़म को पोयम को इन्होंने लिखा है। अंबिका तनय दत्त ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದವರು। ಇವರ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1896ರಿಂದ 1981। ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೋಲಾಪುರದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो ऑथर पोएट का इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोल रहे हैं बिगिनिंग पॉइंट्स में, अंबिका तनय दत्ता, तो इनके नज़मों का जो टाइटल रखते हैं इन्हों अंबिका तनय दत्ता अगर को रखते थे। तो अंबिका तनय दत्ता इट्स ए काव्यनामा, उसको कहते हैं काव्यनामा, यानी पोयम का नज़मों का एक टाइटल की तरह उन्होंने देती हैं तो उसको बोलती हैं काव्यनामा। तो अंबिका तनय दत्ता ಎಂಬ कने की काव्यनामा से प्रसिद्धरागिरो जो फेमस हो को ही मशहूर और मारूफ हो को ही दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, जो पोएट दरा बेंद्रे या फिर दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, तो इनका जगह प्लेस है धारवाड़दवरु, इन्हों धारवाड़ वाले यानी धारवाड़ में तो इन्हों पैदाइश हुई पले बड़े, तो इनका प्लेस आता है धारावाड़ा। स्थला में धारावाड़ा लिखना, धारावाड़ा कहाँ आता है कर्नाटका में, थोड़ा नॉर्थ कर्नाटका के साइड जगह में आता है। तो उस वास्ते धारावाड़ा इट्स ए डिस्ट्रिक्ट, ये एक ज़िला है। तो धारावाड़ा एक जगह का नाम, तो वहाँ पे इनकी जो है रहने की जगह थी। नेक्स्ट इवरा काला, इनका दौर कर को काला का, तो यहाँ पर दौर को काला कहती। इवरा काला इनका दौर जो है क्रिस्तशका यानी आफ्टर क्रिस्त कर को 1896 1896 में इनकी पैदाइश होते, मरण 1981, तो इस दुनिया से रुखसत हो 1981 में हो जाती। सो 1896 इनकी बर्थ ईयर, हुट्टिदा जनना काला करको लिखो, इनका दौर करको लिखो, जनना 1896 1896 इनकी पैदाइश। मरण इनकी डेथ कब हुई तो 1981 1981। तो इस तरह से काला में इनकी दौर जो कि इनकी पैदाइश कब हुई और इनकी मौत कब हुई, वो दोनों साल भी देखो, तो दो भी लिखना तुम्हें, काला कर डाल को एक जनना कर डालो, जनना का तो बर्थ कब हुई 1896 1896 करके डालो, जो सेकेंड देखो ही वो मरणा उनकी डेथ 1981 1981 को मरणा अगर को डाल को लिखो। तो ये हुआ इनका बर्थ प्लेस और उनके बर्थ ईयर और उनकी डेथ ईयर, ये भी मेंशन करना क्यों, तो देखो ही। नेक्स्ट प्रौढ़शाला अध्यापकरागी, हाई स्कूल के टीचर की तरह, प्रौढ़शाला अध्यापकरागी हाई स्कूल के टीचर की तरह इन्होंने सोलापुर में राजाराम कॉलेजिನಲ್ಲಿ और सोलापुर के राजाराम कॉलेज में कन्नड़ದ प्राध्यापकरागी कन्नड़ा फैकल्टी की तरह। तो सबसे पहले इन्होंने प्रौढ़शाला एक हाई स्कूल में टीचर की तरह भी काम किए, बाद में सोलापुर में जो राजाराम कॉलेज है वहाँ पर भी जो इन्होंने कन्नड़ा फैकल्टी की तरह काम किया है। उसके बाद
ये पूरा इनका प्रोफेशनल लाइफ उन्होंने क्या क्या काम करको उन्होंने उसके बारे में लिखना। सो धारवाड़ में बानुली केंद्र यानी रेडियो का जो सेंटर है, रेडियो जो प्रसारण करती तो उसका एक सेंटर है रेडियो का, तो वहाँ पर इन्होंने एडवाइज़र की तरह सलहेगाररागी एज ए एडवाइज़र की तरह इन्होंने सेवे सल्लिसिद्दारे, इन्होंने काम किया है। तो ये उनका प्रोफेशनल लाइफ। तो हाई स्कूल टीचर की तरह इन्होंने प्रोफेशन स्टार्ट किया, बाद में सोलापुर में जो राजाराम कॉलेज है वहाँ पे कन्नड़ा फैकल्टी की तरह काम किया, बाद में धारवाड़ के जो बानुली का जो रेडियो का जो ये है सेंटर वहाँ पर एज ए एडवाइज़र इन्होंने काम किया है। सो नवोदय कन्नड़ साहित्यदा यानी मॉडर्न का जो कन्नड़ा लिटरेचर है उसमें प्रमुख कविಗಳಲ್ಲಿ उसमें जो मेन पोइटों में से ಒಬ್ಬರಾದ एक होने वाले दरा बेंद्रे जो ही गरी नाम की किताब, कृष्ण कुमारी, उయ్యాಲೆ, सखी गीता, नादलीले, मेघदूता, गंगावतरण, सूर्यपान, नगेय होगे, साहित्यದ विराट स्वरूप, ये सब किताबों के नाम है जो कि इन्होंने लिखा है। गरी किताब, कृष्ण कुमारी, उయ్యాಲೆ, सखी गीता, नादलीले, मेघदूता, गंगावतरण, सूर्यपान, नगेय होगे, तमाम किताबों को इन्होंने लिखा है। साथ में साहित्यದ विराट स्वरूप नाम की भी ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह कृतिಗಳ कर्तु वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखा है। साथ में बोल रही मराठी ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में से ಸೇರಿದಂತೆ इनके मराठी और इंग्लिश ज़बान के साथ साथ इन्होंने साहित्यದ लिटरेचर की साहित्यದ विविध प्रकारಗಳಲ್ಲಿ लिटरेचर में अलग अलग किस्मों में कृतिಗಳನ್ನು यानी किताब को इन्होंने लिखा है। बाद में अरळु मरळु जो इनकी कवन संकलन किताब है उसको अब इनका अवार्ड्स और रिवार्ड को से किताब दिया, अब अवार्ड रिवार्ड को से को इनकी। सो केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति यानी अरळु मरळु नाम के किताब को इनको केंद्र साहित्य की अकादमी अवार्ड मिलको है। बाद में नाकुतंती कवन संकलन के नाकुतंती किताब कवन संकलन का तो किताब को नाकुतंती किताब को ज्ञानपीठ प्रशस्ति लभिसे, ज्ञानपीठ की अवार्ड इनको मिलको है। बाद में भारत सरकार इंडिया की गवर्नमेंट इनको पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री की जो अवार्ड है उसको भी देकर है। सो बेंद्रे जी जो है 1943 में 1943 शिवमोग्गाದ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ शिवमोग्गा में जो हेल्ड हुआ था प्रोग्राम उसमें 27 के कन्नड़ साहित्य सम्मेलन यानी कन्नड़ा लिटरेचर का जो सम्मेलन हुआ वहाँ के ना एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते अध्यक्षर ಆಗಿದ್ದರು का शिवमोग्गा में 1943 में हुआ, तो वहाँ के एज ए प्रेसिडेंट इनको सेलेक्ट किया गया था। बाद में लास्ट इनका आखर कृति या फिर आरिसीधा भागा जो है लास्ट में है। तो दरा बेंद्रे विरचिता, दरा बेंद्रे से उनसे लिखी गई गरी नाम के कवन संकलनದಿಂದ उस नज़मों की किताब से हक्की हारुतिदे नोडिदिरा यानी आपको जो नज़म देखो इन्हीं हक्की हारुतिदे नोडिदिरा इस नज़म को कविತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, उससे चुना गया है, इस नज़म को चुना गया है। तो ये पूरे तुम्हें पॉइंट्स याद करको लिखना, तो ऐसा प्रेफरेंस दियो, पूरा तुम्हें ऐसा लाइन फ्रेम सेंटेंस फ्रेम करको लिखना जिसमें तुम्हें उनका काव्यनामा मेंशन करना, अंबिका तनय दत्ता, बाद में उनका प्लेस धारवाड़ा स्थला करको मेंशन करना, काला उनका दौर जनना 1896 मरण 1981 ये मेंशन करना, बाद में उनका प्रोफेशन प्रौಢಶಾಲಾ अध्यापकರು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು करको एक दो लिख सकती। बाद में कृतिಗಳು किताब करको दाल को गरी, कृष्ण कुमारी, उయ్యాಲೆ, सखी गीता, नादलीले, मेघदूता, गंगावतरण, सूर्यपान, नगेय होगे, बहुत सारे हैं, इसमें 4-5 किताबें तो भी तुम्हें लिखना। उसके बाद में अवार्ड्स रिवार्ड्स लिखना, इनके अरळु मरळु कवन संकलनಕ್ಕೆ केंद्र साहित्य अकादमी, नाकुतंती कवन संकलनಕ್ಕೆ ज्ञानपीठ प्रशस्ति यानी ज्ञानपीठ अवार्ड मिलको है उनको, केंद्र साहित्य की अकादमी मिलको है, पद्मश्री अवार्ड मिलको, ये लिखती। बाद में आकर कृति इनकी जो है गरी कवन संकलन है, गरी नाम की किताब से ये हक्की हारुतिदे नोडिदिरा चुने हैं करको तुम्हें लिखना। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस फ्रेम करको लिखना कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा पूरा याद नहीं हुआ, नथिंग देन समथिंग तो भी मार्क्स होना, तो कम से कम इतना पॉइंट तो भी तुम्हें लिख को आना, क्योंकि ये टेस्ट और एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आती तो वो भी बता देता हूँ तुमना। तो ಹೆಸರು करको डाल लो, पहले कविया ಹೆಸರು करको डालो,
सो मैं शॉर्ट में लिख लूँ, तुम्हें पूरा लिखो। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, दरा बेंद्रे का तो भी उनोच, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे का तो भी उनोच। दा मतलब दत्तात्रेय, रा मतलब रामचंद्र, बेंद्रे अगर को समझ में आया ना बच्चों। सो हेसरू दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, शॉर्ट में उनको दरा बेंद्रे कर को बोलती। बाद में इनका काव्य नामा लिखो, काव्य नामा कर को डालो। अंबिका तनय दत्ता, इनका जो टाइटल देते हैं पोयम अंको वो अंबिका तनय दत्ता। उसके बाद काला दौर कर को डालती, काला उसमें जनना इनकी पैदाइश, पैदाइश कर को डालती 1896 1896। ओके, बाद में मरण इनकी डेथ 1981 1981। पैदाइश देखो 1896, मरण 1981, दो भी मेंशन करना। उसके बाद तुम ना अगर उनकी प्रोफेशन लाइफ वृत्ति जीवन कर को डाल को लिख सकती, याद रहा तो। नहीं रहा तो काव्यनामा काला लिखे नहीं, जनना मरण के बाद कृतिगढ़ लिखो। बुक्स उनके कौन से किताब लिखो, बहुत सारे लिखो, उसमें एक 4-5 किताब के नामा मेंशन करना। गरी, कृष्ण कुमारी, गरी, कृष्ण कुमारी, उయ్యాలే, सखी गीता, ऐसा। ओके, एक 4-5 किताबों के नामा तुम्हें कृतिगढ़ करके डाल के किताबों के नामा लिखो। बाद में प्रशस्ति 4 पॉइंट हो गए नहीं। अब इसके बाद प्रशस्ति तो तुम्हें रिवाइंड करके देख सकते हो, क्यों तो ये वीडियो में रिकॉर्ड रहता है, मैं वो निकाल डाली पॉइंट्स, क्यों तो आगे के पॉइंट्स लिखने। 4 पॉइंट्स हो गए नहीं। अब प्रशस्ति उनके अवार्ड्स रिवार्ड्स को से केंद्र साहित्य अकादमी, तुमने किताब की नाम याद रही तो कौन सी ना किताब को कौन सा अवार्ड मिला लिख सकते। नहीं याद रहा तो डायरेक्ट तुम्हें अवार्ड का नाम ही लिख डालो, कौन से इनको अवार्ड मिले प्रशस्ति का। तो केंद्र साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, और ज्ञानपीठ पद्मश्री, 3 है, 2-3 तो तुम्हें लिखना। ज्ञानपीठ प्रशस्ति, नेक्स्ट पद्मश्री, पद्मश्री प्रशस्ति। देखो इतने अवार्ड, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, ज्ञानपीठ प्रशस्ति, पद्मश्री प्रशस्ति, इतने अवार्ड, 3 अवार्ड के नाम तुम्हें प्रशस्ति में लिखना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में क्या लिखती, आकर कृति या फिर आरिसिदा भाग, आकर कृति या फिर आरिसिदा भागा में डाल को, यानी किस किताब से इस नज़म को लिया गया, गरी करके डालो, गरी किताब से इस नज़म को लिया गया है। तो आकर कृति गरी 6 पॉइंट। तो इस तरह से पूरे पॉइंट वाइज इतने कम से कम इतने पॉइंट तो भी तुम्हें लिख कर रहे तो तुम ना मार्क्स मिलती, कुछ भी नहीं मिलते मार्क्स कर को नहीं, कुछ समथिंग योर मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। तो ये दूसरा ऑप्शन कवि कृति परिचय यानी कृतिकार परिचय, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं करको, 2 रकम से भी समझाइयो। पहला प्रेफरेंस ऐसा पूरा सेंटेंस फ्रेम करको लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट अब आशय, इस नज़म का क्या एक्सपेक्टेशन, क्या चाहती हैं पोएट को। हक्की आरती देरा नोड़ीदेरा पोएम देखो ही ना, तो इसमें क्या चाह रही नज़म के ज़रिए से पोएट को। ऑलरेडी हमें पोएम एक्सप्लेनेशन में बता को हूँ, फिर एक बार यहाँ देखो इस वजह से तुम ना समझाता हूँ। आशय क्या चाह रही नज़म जो लिखो ही पोएट दरा बेंद्रे इस नज़म के थ्रू जो पढ़ने वालों को कतो ಚಲನಶೀಲತೆ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಗುಣ, ನಿಸರ್ಗದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಲ ಉರುಳುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದರೂ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯು ಕಾಲ ಉರುಳಿದಂತೆ ಇತಿಹಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುವಿಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುಗಗಳೇ ಉರುಳಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ संकेतवू आಗಿದೆ। यानी चलनशीलते मूवमेंट, चलना जो है जीवंतिके यानी जिंदा जो रहती चीज़ उनके एक कैरेक्टरिस्टिक गुण, यानी चलनशीलते मूवमेंट होता है या आगे बढ़ता है जो चीज़ है, ये चीज़ होती है कि जो भी जानदार ही उनमें ये होता है, बदलाव होते रहता है। निसर्गद यानी नेचर के ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂತೆ, नेचर के जो उसके तहत एडजस्ट के तहत काल उरुಳುತ್ತದೆ, यानी टाइम जो है वो बढ़ते रहता है, टाइम जो है टाइम होते रहता है, टाइम ख़त्म होने जाते रहता है। ಅದಕ್ಕೆ उसको तड़े ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, यानी वक्त को रुकना करने का नहीं है, तड़े ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त गुजरते रहता है। यानी नेचर के एडजस्ट के तहत जो है वक्त काल उरुಳುತ್ತದೆ, वक्त गुजरता है, उसे स्टॉप करने का नहीं है। यंतः किसी भी प्रकार का जो है प्रभावशाली आदर, कितना भी जो है एफर्ट वाला रहो, कितना भी जो है असरदार रहने वाला भी हो, निसर्गदत्तवाद यानी नेचुरली जो है कालचक्ರದ इस टाइम बीइंग के सामने तले बागलेಬೇಕು, हर एक को भी शक को जो है सर झुकाना पड़ता है, वक्त के आगे हर एक को जो है सर झुकाना पड़ता है, कितना भी उन्हें असरदार रहो। ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು और उसको वक्त के तहत उन्हें एडजस्ट भी होना होता है। आया कालದಲ್ಲಿ उस दौर में उस वक्त में ನಡೆದ चलने वाला प्रतियೊಂದು हर एक घटनेयु, हर एक इंसिडेंट भी जो है काल उरुಳಿದಂತೆ यानी वक्त हो सका इतिहासवागुत्ता होगुತ್ತದೆ, वो हिस्ट्री बनते हुए जाता है। सो कवि बेंद्रे ಅವರು, पोएट बेंद्रे जो हैं कालದ गतिಯನ್ನು, वक्त के लिमिट को, वक्त के जो है लिमिट को हारुव हक्कियोंदिगे, उड़ने वाले परिंदों के साथ समीकरिसी, उनके साथ जो है जोड़कर नोडुवा, देखने का जो है प्रयत्न ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, कोशिश कर रहे हैं। तो हक्की या परिंदे का हारुविके, उड़ने का जो है प्रकृति या नेचर का सहज क्रियेयೊಂದಿಗೆ एक नेचुरल एक काम के साथ युगಗಳೇ उरुಳಿ यानी दौर जो है गुजर को ಹೊಸತನಕ್ಕೆ नएपन को जो है ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳ, खोलने का एक संकेतवू आಗಿದೆ, एक निशानियत भी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं चाह रहे क्या पोएट आशय में, यानी मूवमेंट जो है हर एक जानदार की एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर की जो है एडजस्ट के तहत जो है वक्त गुजरता हुआ जाता है, उसे स्टॉप करने का नहीं, वक्त को कितना भी असरदार हो वो नेचर के वक्त के सामने जो है हर एक को टाइम बीइंग के सामने सर झुकाना पड़ता है और उसके तहत वक्त के तहत उन्हें एडजस्ट होना पड़ता है। वो दौर में जो चलने वाला हर एक इंसिडेंट, हर एक घटना जो है वक्त गुजरे सर का उन्हें हिस्ट्री बनते हुए जाता है, यानी तारीख बनते हुए जाता है। और पोएट बेंद्रे उन्होंने जो ही यहाँ पे वक्त की लिमिट को, वक्त की हद को, टाइम की लिमिट को जो है उड़ने वाले परिंदे के साथ, हारुवा हक्की के साथ उन्होंने मिलाप कर को यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हक्की जो परिंदा जो है उड़ने का जो है एक नेचर का नेचुरल एक काम है, नेचुरल प्रोसेस, उन्हें उड़ता है, परिंदा उसे पर रहती तो उड़ता है उन्हें। तो इसी तरह ज़माना जो है वक्त गुजरते हुए एक नएपन को जो है रास्ता खोलना करने का एक निशानी भी, निशानियत के तौर पर ये बताया जा रहा है। तो आगे क्या चाह रही इस नज़म के थ्रू वो बोल रही, ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಿಂತನದ ಕಲ್ಪನಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾರಾಟವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ। ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾನವನು ಏರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಕವನ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ। ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಾಗುವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ವಿಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಗಾರವಿದ್ದು ಇಂಥ ಭಾವಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ। यानी शुक्र एक प्लैनेट वीनस, चंद्र मून, मंगला मार्स, तो इनके प्लैनेट में लोका संचार कालद यानी यहाँ पे ट्रैवल करने का दौर ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣ, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ब्रिटिशर अंग्रेज़ों की जो सल्तनत से, साम्राज्यशाही अंग्रेज़ों की एम्पायर से पारागो से पार होने का स्वातंत्र्य चिंतन, एक आज़ाद की सोच, आज़ाद होने की सोच
कल्पना पक्षी यानी सोचने की, जो परिंदे की जो है हाराटವು पढ़ने का, परिंदे का उड़ना जो है, और एक किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, मंगल लोकದ यानी मार्स के प्लानेट के आंगन तक मानवनु इंसान जो है ಏರುವ सूचनेनु, उड़ने की जो इंस्ट्रक्शन, उड़ने की बात को जो है, वहाँ तक पहुँचने की बात को जो है सारिದ कवನ बताने वाली पोयम ये होकर इदाಗಿದೆ ಎಂದುವುದು गमनार्ह करने की जो है यहाँ पर गौरव फिक्र करने की एक बात है. काल पक्षी यानी वक्त करने के परिंदे के होड़े तक के उसके मार को मानव इंसान जो है प्रपंचदल्लागुವ सारे ज़माने में होने वाले वैचित्र्यದ विस्मयदल्ली यानी इसके डिफरेंट, इसके अजीबो गरीब की एक उद्गारविदु, एक अजीबो किस्म को जो है यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इसके ज़रिए से. इंथा भावगीತೆಯನ್ನು, इस तरह के एक लिरिक्स सॉन्ग को जो है परिचಯಿಸುವುದೇ बताना जो है इल्लिನ आशय, बताना जो है यहाँ पर इसकी चाहत, इसकी कोशिश है. तो यहाँ पे इसमें क्या बोल रही, यानी एक वीनस, मून, ये मार्स के जो है इनके तक जो है ट्रैवल करने का एक दौर, एक फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, और अंग्रेज़ों की जो एम्पायर है उससे पार होकर एक आज़ादी की सोच और फिक्र करने वाले एक परिंदे की उड़ने की एक चाहत और एक जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं. तो ये ना होते जो मार्स का जो है प्लैनेट है ना, उसके आंगन तक जो है इंसान जो है जाने की जो इंस्ट्रक्शन ये बताने वाली नज़म ये है, यानी इंसान की पहुँच, सोच कहाँ कहाँ तक जा रही है. अगर तो वक्त के इस परिंदे के मार को, वक्त का जो परिंदा है इसके मार को जो है इंसान ज़माने में होने वाले हर एक अजीबो किस्म का जो है उसको बताने की इस नज़म के थ्रू कोशिश की गई है. तो ऐसा जो लिरिक सॉन्ग, एक भावगीते को यहाँ पर तुमने इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ये नज़म का एक एक्सपेक्टेशन या इस नज़म के थ्रू चाह रही. तो ये है आशय, यानी पोएम के थ्रू तुमने क्या चाह रही बताने. अगर तो ಪದಗಳ अर्थ, वर्ड्स के मीनिंग यानी वर्ड्स के माने, ಪದಗಳ अर्थ, ಪದಗಳ अर्थ यानी वर्ड्स के माने, ಪದಗಳ अर्थ वर्ड्स के माने. येवे का तो कन्ना रेप्पे यानी आँखों की पलक को येवे बोलती, यानी कन्ना रेप्पे कन्नड़ में. ಒಕ್ಕೀಗತೋ ತೆನೆಯಿಂದ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಒಕ್ಕೀಗತೋ ತೆನೆಯಿಂದ जो धान फसल रहती है, फसल में जो दाने रहती ना वो पार्ट को तेने बोलती हैं, जो ऑलरेडी पोएम एक्सप्लेनेशन के टाइम में विद पिक्चर में तुम ना दिखाऊँ. तो फसल में जो दाने दुने रहती उस जगह से कसा कड्डी बेरपड़िसी यानी लकड़ी को, कचरे को ये अलग करना, यानी उस तेने से कचरे कूड़े को अलग करना. तेनेಯಿಂದ कसा कड्डी बेरपड़िसी करको ಒಕ್ಕೀಗತೋ. केन्ना का मतलब है केम्पू लाल, केन्ना मतलब केम्पू लाल. ब्रह्मांड यानी जगत्तु, सारा वर्ल्ड, ब्रह्मांड यानी जगत्तु वर्ल्ड प्रपंच. मन्वंतर का तो परिवर्तनीय काल, मन्वंतर यानी परिवर्तनीय काल, चेंज होने वाला वक्त यानी बदलने वाला वक्त. गाउदा का तो दूरवन्नु अಳೆಯುವ यानी दूर को मापने वाला एक प्रमाण, एक इतना अगर को यानी दूर को मापने वाला एक प्रमाण. 4 हरिदारी 12 ಮೈಲುಗಳ अंतर यानी 4 जो हरिदारी है 12 ಮೈले, इसके डिस्टेंस को गाउदा बोलते हैं, डिस्टेंस को मापने वाली चीज़. तिंगलूरू का तो चंद्रलोक यानी चांद का लोक, चांद का जो ज़माना है इसको बोलती है तिंगलूरू. नरे का तो बिली बन्ना, सफ़ेद रंग को नरे बिली बन्ना बोलती है. बेल्ली का तो शुक्र, शुक्र यानी क्या है वीनस को शुक्र ग्रह बेल्ली बोलती है. मुक्की का तो गबागबाने चिंदू, जल्दी जल्दी खाको, मुक्की का तो गबागबाने जल्दी जल्दी खाना. तिंगड़ा का तो चंद्र, चांद को तिंगड़ा बोलती. होन्ना का तो हल्दी, पीले रंग को होन्ना हल्दी बोलती. नेक्स्ट अब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. तो एक क्लास में हमें कविकृति परिचय सीखे, बाद में पोएम के ज़रिए से क्या चाह रही, उसके बाद पदಗಳ अर्थ जो कि 1 मार्क्स को अगर तुम ना पूछे तो इसमें रिलेटेड टेस्ट में क्या तो भी तो ये लिख सकती. तो
ये समझाया हूँ। अब नेक्स्ट अभ्यास यानी एक्सरसाइज, यानी अभ्यास प्रश्नेಗಳು एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन, तो इधर टेक्स्ट बुक का PDF तुमने शेयर करो। सो पेज नंबर 53 पुटದ ಸಂಖ್ಯೆ 53, उसमें अभ्यास प्रश्नेಗಳು यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ इस नज़म के। तो सबसे पहला मेन क्या है एक्सरसाइज में देखेंगे, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्नेಗಳು आती है सवाल जवाब में, तो पहला मेन है हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ इस नज़म से ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक जुमले में उत्तरिಸಿ जवाब दीजिए। दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए, यानी सवाल देकर ही तो उन सवालों को एक एक जुमले में एक सेंटेंस में तुम्हें आंसर करना, जबकि हर क्वेश्चन को तुम ना 1 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखो ही, इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन ही वो भी समझाता हूँ। तो उसके अलावा भी अगर तुम ना उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में अगर उठा को दिए तो वैसे सवाल का भी तुम्हें आंसर लिखना करने के वास्ते एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी बना लेगा वो भी समझाता हूँ। और टेक्स्ट बुक में 7 क्वेश्चन ही, ये भी आज के क्लास में कितने होती हैं उतने समझा को अगली क्लास में मैं रिमेनिंग समझाता हूँ। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ इस नज़म का पहला सवाल है ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 1 मार्क का। प्रश्न 1, हक्की ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ, हक्की परिंदा ಯಾವ कौन से ವೇಗದಲ್ಲಿ स्पीड में हारुತ್ತಿದೆ उड़ रहा है। हक्की ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ, परिंदा कौन से स्पीड में उड़ रहा है। ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ किस स्पीड में, कौन से स्पीड में, परिंदा जो है किस तरह की स्पीड में या कौन से स्पीड में जो है परिंदा उड़ रहा है, यानी वक्त गुजर रहा है, वक्त की हद है, उसको परिंदे के साथ कंपेयर करें, सो उड़ने के परिंदे के साथ। तो सेम जो हमें टेक्स्ट बुक में देखे वही क्वेश्चन वही मैंने ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ और ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ सब तमाम भी एक ही माना आता है। तो प्रश्न 1, हक्की ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ, परिंदा जो है कौन से स्पीड में उड़ रहा है, किस स्पीड में उड़ रहा है। तो उत्तर जवाब की तरफ जाएंगे। उत्तर जवाब शुरू हो रहा। अब हक्की ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚುವುದರೊಳಗೆ ಗಾವುದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ। तो आंसर लिखती, हक्की परिंदा जो है कन्नु तेरेदु हमारे आंख को खोलकर, कन्नु यानी आंख, तेरेदु खोलकर, आंखी को खोलकर, रेप्पे पलकों को, मुच्चुउदरೊಳಗೆ पलकों को मूछने तक, परिंदे के आंखी को खोल को उसके पल के परिंदा जो है परिंदा इस स्पीड में उड़ रहा है कि आंखी को खोल को, हमें आंखी को खोल को पलकों को मूछने के अंदर रेप्पे मुच्चुउदरೊಳಗೆ गावुदा यानी एक डिस्टेंस को एक मेजरमेंट को गावुदा बोलती हैं, यानी गावुदा इस तरह से रीतिಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ स्पीडली जो है उड़ रहा है, हारुತ್ತಿದೆ। गावुदा का तो एक मेजरमेंट हुआ, एक डिस्टेंस जो मापती इतने माइल को इतना हरादारी को आता है, यानी एक माइल्स का डिस्टेंस को जो मापती उसको बोलती गावुदा कर को। ओके, तो गावुदा के रकम से उड़ रहा है, वेगವಾಗಿ हारुತ್ತಿದೆ। तो परिंदा किस तरह से उड़ रहा है, किस स्पीड में उड़ रहा है, तो परिंदा जो है आंखी खोल को हमें पलके मूछने के अंदर गावुदा यानी बहुत दूर तक एक डिस्टेंस तक, बहुत दूर की एक डिस्टेंस तक इस तरह से स्पीडली वेगವಾಗಿ जो है उड़ रहा है इस तरह से उड़ रहा है। यानी परिंदा एक हमारे आंखें खोल को मूछने के अंदर कಣ್ಣು ತೆರೆದು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚುವುದರೊಳಗಾಗಿ गावुदा दूर तक एक डिस्टेंस उन्हें माप नहीं से एक डिस्टेंस तक दूर तक जो है उन्हें उड़ रहा है, स्पीडली वो भी वेगವಾಗಿ हारुತ್ತಿದೆ, स्पीडली उड़ रहा है। ओके, तो ये हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। सो इफ यू राइट दिस यू विल गेट 1 मार्क। तो अगले सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 2, सो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೇನ್ हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ इसमें का दूसरा सवाल क्या है 1 मार्क का, हक्किಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ। तो प्रश्न 2 सवाल नंबर 2 है, हक्किಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ करको क्वेश्चन, मतलब हक्की या परिंदे का गरियल्ली उसके फेदर्स में, उसके पर में, परिंदे के पर में यावा कौन सा रंग है, बಣ್ಣಗಳಿವೆ, परिंदों के पर में
कौन सा रंग है? हक्किಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ? परिंदों के परों में कौन सा रंग है? बहुत सारे रंग आते हैं, परिंदे एक दो रंग के नहीं आते हैं, कई किस्म के आते हैं, लेकिन इस नज़म में कितने रंग के बताएं वो तमाम हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो सेम क्वेश्चन, उसका आंसर अब हमें आंसर की तरफ जाएंगे। सो ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ? तो आंसर की तरफ भी सेम क्वेश्चन, ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, परिंदे के पर में कौन सा रंग है? तो आंसर उत्तर लिखती ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೊಳೆ ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ। तो तुम्हें लिखती ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯಲ್ಲಿ, परिंदे के पर में बिली होले सफ़ेद और चमकता रंग है, बन्नगलिवे। हक्किया गरियल यानी परिंदे के पर में सफ़ेद और चमकने का रंग है, बिली होले बन्नगलिवे। हक्किया गरियल्ली याव बन्नगलिवे कर को लिखती हक्किया गरियल्ली बिली होले बन्नगलिवे, परिंदे के पर में सफ़ेद और चमकते रंग है, सफ़ेद और चमकते रंग परिंदों के पर में है। हक्किया गरियल्ली परिंदों के पर में याव बन्नगलिवे, बिली होले चमकते सफ़ेद रंग हैं। प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ? तो इसमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಹಕ್ಕಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು? ಪ್ರಶ್ನೆ 3 सवाल नंबर 3 हक्किಯ परिंदे का ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂಖ್ಯ ಯಾವುವು, कौन से हैं? ಹಕ್ಕಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು? हक्की यानी परिंदे के, कಣ್ಣುಗಳು ಗೊತ್ತು, ಅಂಖ್ಯ ಯಾವುವು ಗೊತ್ತು, कौन से? परिंदे के अंख्य कौन से हैं? हक्किಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು, परिंदे के अंख्या कौन से हैं? हक्किಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು? परिंदा है तो उसके अंख्या कಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು, परिंदे हैं उसके अंख्या कौन से, परिंदे के अंख्या कौन से अगर को पूछने से, तो उसका आंसर की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3 हक्किಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು, परिंदे के अंख्या कौन से हैं? तो उत्तर जवाब में लिखती हक्कियू नहीं, हक्किಯ ಕಣ್ಣುಗಳು सूर्य चंद्ररू। तो आंसर में लिखती परिंदे के अंख्या, यहाँ पे हक्किಯ परिंदे के, कಣ್ಣುಗಳು अंख्या सूर्य यानी सूरज और चंद्ररू चांद है, सूरज और चांद। परिंदे को 2 अंख्या आती नहीं, तो 2 अंख्या में एक अंक नो सूरज को कंपेयर कर रही। पोएट यानी पोएट जो है अब नेचुरल थिंग्स को कुछ अलग अलग के साथ कंपैरिजन कर को उसका बड़ा चढ़ा को उसकी खूबसूरत तमाम चीज़ें बयां करती। तो उसी तरह यहाँ पर परिंदे के आंख कौन से कर को बोल को ही पोएट इस नज़म में का, तो परिंदे के आंख जो है एक सूरज एक चांद, उस तरह से उसके आंख खूबसूरत है। परिंदे के आंख कौन से का, तो एक सूरज एक चांद कर को बोल रहे। हक्किಯ ಕಣ್ಣುಗಳು सूर्य चंद्ररू, एक सूरज और चांद जो है परिंदे के आंख है। तो ये 1 मार्क का हुआ। तीसरा क्वेश्चन, अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे। प्रश्न 4 सवाल नंबर 4 हक्की हाರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ? इस नज़म का ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಹಕ್ಕಿಯು ಯಾರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದೆ? तो बोल रहे हक्कियू परिंदा जो है यार किसके, नेत्तियन्नु किसके जो है सर को, उन्हें कुक्किदे उन्हें ऐसा 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 लोच रहा है, अगर ऐसा ठो ऐसा ये करती नहीं, ऐसा ऐसा ये करने को कुक्किदे, चोंच से ऐसा जाको यूँ मारती नहीं जी, तो उसको कहते हैं कुक्कू, कुक्किदे। यानी परिंदा जो है किसके नेत्ती को, किसके सर को जो है उन्हें ऐसा जाको ये कर रहा है, कुक्किदे ऐसा जाको उन्हें। परिंदे कभी कभी उड़ते उड़ते तुम्हें महसूस कर रहेंगा, क्राउस ज़्यादातर क्राउ जो रहती हैं कौवे, हमें चलने जाते रहती रास्ते में, तो आँख वो ना हमारे सर को ऐसा मार डाल चले आती कभी कभी चोंच से, है नहीं? तो उस तरह से किसके सर को यहाँ इस तरह से मार रहे हैं अपनी चोंच से परिंदे। हक्की यार नेत्तियन्नु, परिंदा जो है किसके नेत्तियन्नु सर को जो है उन्होंने ऐसा मार रहे हैं, चोंच से मार रहे हैं। तो उसका आंसर की तरफ जाएंगे। प्रश्न 4 सेम जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखे तो उसी तरह का क्वेश्चन और आंसर है। प्रश्न 4 का सवाल नंबर 4
ಹಕ್ಕಿಯು ಯಾರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದೆ? परिंदा जो है किसके सर को जो है उन्हें ಕುಕ್ಕಿದೆ? ಹಕ್ಕಿಯು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಿದೆ. ಹಕ್ಕಿಯು, हक्की का तो परिंदा जो है सार्वभौमरा जो एम्पायर खड़ा करती हैं, जो रूल करती हैं, तो उनको बोलती हैं सार्वभौमा. तो उनके नेत्तियन, उनके सर को जो है ना कुट क्या है, उनके सर को इस तरह से मारे. यानी बहुत सारे सल्तनत है, एम्पायर्स है, टाइम बीइंग उन्होंने आए और चले गए, है नहीं. तो इस तरह से उसके बाद वक्त किसी के लिए भी ठहरता नहीं, सबके लिए गुजरते हुए जाता है, अगर को बता रहे से. तो उसके वास्ते किसके सर को उन्हें ये करेगा? तो हक्की हो सार्वभौमरा, जो हुकूमत करे, हुकुमरान जो एम्पायर खड़े करें, जो रूल करे हैं, तो उनके सर को नेत्तियन्नु कुक्किदे, उनके सर को जो है नोचा है. कुक्किदे परिंदा जो है किसके सर को नोचा है? परिंदा जो है सार्वभौमरा, यानी जो एम्पायर खड़े करे हों, जो रूल करे हों, तो इस तरह के जो सल्तनतें खड़ी करें, तो इनके सर को जो है उसने इस तरह से जो है उन्हें ये कराया है, कुक्किदे. ये हुआ प्रश्न 4. सवाल नंबर 4 और उसका आंसर. तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे. टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में क्या है देखेंगे. पहला सवाल प्रश्न 5. 4 सवाल के जवाब देखे हमें. 5वां सवाल ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. इस नज़म का 5वां सवाल ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का. ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಹಕ್ಕಿ ಯಾರನ್ನು ಹರಸಿದೆ? ಹಕ್ಕಿ ಯಾರನ್ನು ಹರಸಿದೆ? ಹಕ್ಕಿ परिंदा यारन्नु किसको, हरसिदे दुआ दे रहा है, किसको दुआ कर रहा है, किसको प्रे कर रहा है. परिंदा जो है हक्की, परिंदा जो है यारन्नु हरसिदे, परिंदा किसको प्रे कर रहा है, किसको दुआ दे रहा है, यारन्नु हरसिदे. तो ये हुआ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखे. अब उसका आंसर की तरफ जाएंगे. ये साइड प्रश्न 5 उसका आंसर हक्की यारन्नु हरसिदे, परिंदा किसको जो है दुआ दे रहा है, किसको प्रे कर रहा है. हक्की ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸಿದೆ. हक्की यानी परिंदा ಹೊಸಗಾಲದ, इस नए ज़माने के हसु मक्कड़न्नु, इस छोटे से बच्चों को, मासूम से बच्चों को. हक्की परिंदा जो है इस नए ज़माने में, नए दौर में ಹೊಸಗಾಲದ हसु मक्कड़न्नु, इन छोटे से बच्चों को, ये हसु मक्कड़न्नु छोटे से बच्चों को, मासूम से बच्चों को जो है हरसिदे यानी उनको प्रे कर रहा, उनको दुआ दे रहा है. परिंदा जो है किसको दुआ कर रहा है, किसको प्रे कर रहा है? तो हक्की परिंदा जो है ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, इन्हें इस नए ज़माने, नए दौर के जो है इस मासूम से बच्चों को, हसु मक्कड़न्नु जो है हरसिदे प्रे कर रहा है. इस मासूम से बच्चों को इस नए ज़माने में परिंदा जो है प्रे कर रहा, दुआ दे रहा, हरसिदे. तो ये हुआ 1 मार्क का. हक्की यारन्नु हरसिदेगा तो हक्की ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು हरसिदे. हक्की परिंदा जो है इस नए ज़माने के मासूम से बच्चों को दुआ दे रहा, हसु मಕ್ಕಳನ್ನು हरसिदे. तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. तो आज हमें एक क्लास में सबसे पहले कृतिकाररा परिचय है नहीं, अबाउट पोएट इंट्रोडक्शन सीखे 3 मार्क्स का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद पोएट इस नज़म के थ्रू क्या चाह रही वो पॉइंट्स को बताया. बाद में पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स मीनिंग को सीखे, जो कि 1 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट दे सकते हैं टेस्ट में. उसके बाद ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು. तो इसमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ फर्स्ट मेन आम इनके 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन ही. तो इसमें के 5 सवालों को मैं इस क्लास में समझाया, जो कि 5 मार्क्स होती. तो 5 सवाल को इस क्लास में मैं समझाया, तो कि हर एक को 1-1 मार्क्स का, तो 5 सवाल के हो गए 5 मार्क्स. तो इसमें बचे अब 6th 7th क्वेश्चन. ओके, वो और कुछ एडिशनल ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು उत्तरಗಳು भी बना ले कहीं. उसके अलावा अगर कौन से तो पूछे तो तुम्हें एग्जाम में अगर पूछ डाले तो उस तरह के भी आंसर लिखने प्रिपेयर है अगर को. तो ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು इसी में इनका यानी एडिशनल क्वेश्चन आंसर, उसके बाद 3-4 वाक्य यानी 2-3 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो है पार्ट 3 में यानी आने वाले अगले क्लास में इसी चैनल में समझाऊंगा.